हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है हमारी क्लास AFT एडू बूस्ट, है ना। तो आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और पढ़ भी अच्छे से रहे होंगे। ठीक है, कल मैं क्लास नहीं डाल पाई, कुछ रीज़न थे, थोड़े मैं बिजी थी। तो खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस, और ये करते रहे, सकारात्मक सोचिए और सकारात्मक रहे, है ना। आशा अनंत ऊर्जा का स्रोत है, और ये सकारात्मक व्यक्ति हर परिस्थिति में क्या होता है, अनुकूलता ढूंढ लेता है ना। विकट हालतों का यही एकमात्र सर्वोत्तम चाबी है ना, सकारात्मक सोच। चाहे जैसा भी परिस्थिति है, आप पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचिए और कूल होके ना उसका समाधान का कोशिश कर रहे हैं, वही एक चाबी है, सकारात्मक सोच ही। तो चलिए, मैं पिछले क्लास में जो जितने भी ऑब्जेक्टिव बने थे, अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन और जो भारत का समय मापक रेखा, वो सारा पढ़ा दी। उसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, मुझे नहीं लगता अब उससे जो वो क्लास और बुक से पढ़ लेंगे तो कोई क्वेश्चन बचेगा। तो आप एक बार सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, है ना। तो आज मैं टॉपिक है, देखिए मैं छोटे छोटे टॉपिक उठा के ना पढ़ा रही हूँ। मैं सीधे कि नहीं चैप्टर उठा दी और फिर मैं छोटे छोटे टॉपिक बना के उसको समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको ईजी से और बोरिंग भी ना लगे और ईजी से समझ में आ जाए और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कर पाए, है ना। तो आज मैं चक्रवात और प्रतिचक्रवात में साइक्लोन और एंटी साइक्लोन क्यों आती है। तो देखिए, साइक्लोन आने का रीज़न होता है कि आप साइंस में फिजिक्स में पढ़े होंगे कि कोई भी जगह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है, तापमान या फिर हवा। तो एक तो होता है कि लो प्रेशर, निम्न दाब बनता है कहीं पे, है ना। निम्न दाब बना। तो निम्न दाब में जब जब निम्न दाब बनता है, तो इसी स्थान को ग्रहण करने के लिए बाहर से जब वायु आती है, तो एक विकराल और एक पृथ्वी का घूर्णन हो गया। पृथ्वी का घूर्णन गति, तापमान और निम्न दाब और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण चक्रवात आते हैं। और दोनों रीजन होते हैं, ये निम्न दाब हो गया और उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर। तो उच्च दाब में प्रति चक्रवात आते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि चक्रवात में निम्न दाब आता है या फिर उच्च दाब। तो यहाँ मैं इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी बता दूंगी। तो निम्न जब दाब बनता है तो चक्रवात आता है, और जब उच्च दाब बनता है तो उच्च दाब जो प्रति चक्रवात है ना, देखिएगा हमेशा क्या बोलते हैं, समर में भी आता है। ठीक है। तो उच्च दाब और निम्न दाब का खेल होता है, और पृथ्वी का घूर्णन गति, क्योंकि ऑलरेडी हवा जब यहाँ का कवर करने, निम्न दाब को कवर करने आती है, तो पृथ्वी की घूर्णन भी गति रहती है। तो ये दोनों मिल के एक विकराल रूप ले लेता है, हवा का और एयर का। तो ये चक्रवात आ जाती है, पानी का भी अंश होता है उसमें, तो चक्रवात आता है। ठीक है। तो अभी देखेंगे कि क्या रीजन है ना। पहले इधर देख लेंगे। ओके, तो ये क्या है, तो परिभाषा क्या है चक्रवात का, पहले आप देख लेंगे चक्रवात कैसा दिखता है ना। ऐसा जब आप न्यूज में देख रहे होंगे तो देखिए, ये वाला रूप ना, ये वाला रूप है। ठीक है। तो ये ऊपर उठ रहा है ना, ये बवंडर के रूप में। ये पानी का अंश भी रहता है, बादल जैसा घनघोर क्यों ले लेता है, मैं बताऊंगी। तो अभी देख लेते हैं इसका डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो चक्रवात वायुमंडल में बनने वाला एक विशाल वायुमंडलीय भंवर है। मतलब कि ये हवा ही है। वायुमंडल में जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स, इतना पावर होता है हवा में कि वो अपने साथ साथ पानी के कण हो गए और फिर कचड़े भी हो गए, पार्टिकल्स हो गए, सबको एक ही जगह उड़ा के लेता है। और एक बादल के कण भी होते हैं, तो वो एक विकराल रूप ले लेता है, तो उसे हम बोलते हैं चक्रवात। ठीक है। जो निम्न दाब, देखिए यहाँ पे चक्रवात में कौन सा दाब बनता है, तो लो प्रेशर। ये याद रखेंगे कि चक्रवात आने के लिए एक कारण है निम्न दाब, है ना। और पृथ्वी की घूर्णन गति तो है। निम्न दाब वाले क्षेत्र में बनता है। इसके चारों ओर हवाएं तीव्र गति से घूमती है। तो इसके क्या, जैसे निम्न दाब बना, तो इसको कवर करने के लिए जब बाहर से हवा आती है ना, तो एक लपेटे की तरह ले लेती है ना। तो इसमें समुद्र से नमी उठाकर बादल में वर्षा लाती है। अब क्या करती है, नमी को कहाँ से उठाती है, जैसे गर्म हवा आया दूसरी जगह से, तो गर्म हवा दूसरे को समेटता है। तो ये खुद को ठंडा होने के लिए, तो ये समुद्र के पानी को उठा के फिर ऊपर जाते जाते जब उड़ता है, तो ये संघनित होकर क्या करता है, बादल का रूप ले लेती है, और बादल बना के वर्षा, संघनित वर्षा करती है ना। तो आगे हम देखते हैं क्या क्या रीजन होता है। अभी बढ़ने का क्या प्रक्रिया है, बढ़ने की प्रक्रिया, फॉर्मेशन क्या है कि समुद्र का तापमान कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है। जब समुद्र गर्म होता है ना, तो वो क्या करता है, उठता है, तो इधर से भी ये ऊपर उठेगा, और जब यहाँ निम्न दाब बनेगा, तो बाहर की हवा क्या होगी, यहाँ कवर करने के लिए, क्योंकि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आती है। तो ये
जब ये इस स्थान को करने कवर आती है हवा, तो यहाँ की नमी को भी इतना इसका तेज होता है, और ऊपर से पृथ्वी का घूर्णन गति भी होता है। तो ये क्या होता है कि ये समुद्र के वाष्प को ना ऊपर उठाता है। हवा का तेज एक तीव्र गति होती है, तो वो क्या करता है, समुद्र के पानी को क्या है अपने और ऊपर उठा उठा के धीरे धीरे ऊपर जब उड़ाता है ना, तो धीरे धीरे क्या कीजिएगा, जैसे जैसे गर्म हवा हुआ, यहाँ से नमी को उठाया और धीरे 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 जाते जाते ऊपर उठते उठते इसकी ताकत भी खत्म हो जाता है, और ये नमी को ऊपर ऊपर ढोते ढोते एक जगह संघनित हो जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है। संघनन मीन्स इकट्ठा हो जाना, पार्टिकल्स, पानी के कण, तो एक बादल का रूप ले लेता है, और ये फिर भयानक वर्षा करती है ना। तो यही बताया गया है कि जब तापमान, समुद्र का तापमान कितना होता है, ये भी पूछेगा कि साइक्लोन आने के लिए समुद्र का तापमान कितना से अधिक होना चाहिए, तो 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि गर्म समुद्री जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है। तो जब जब गर्म समुद्री जब वाष्प बनता है, क्योंकि कोई भी चीज़ गर्म होता है तो वाष्प बनता है, तो एक तो वहाँ का हवा ऐसे लिया और ये वाष्प बन के, तो दोनों मिल के ना क्या होता है, एक भवंडर सा बना देते हैं। अब देखिएगा तूफान कैसे आता है, चक्रवात, कभी यूट्यूब वगैरह में या फिर न्यूज़ में देखिएगा, तो ये रीजन होता है। ऊपर उठी हुई नमी संघनित होगी। संघनन क्या होता है, जैसे गर्म हवा है, तो यहाँ से नमी लेके समुद्र का एक तो भाप से आ रहा है पार्टिकल्स, और ऊपर से हवा, तो एक क्या होता है, बवंडर ले लेता है, ठीक है। और संघनन मीन्स कि यहाँ से गर्म हवा ऊपर जाते जाते छोटे छोटे पार्टिकल्स करके भारी जब हो जाता है ना, पानी का कण ठंडा होते जाता है तो बड़ा होते जाता है और भारी हो जाता है, तो एक बादल का रूप लेता है ना, बहुत भयानक सा काला काला सा बादल, तो ये संघनन हो जाता है और भारी होकर फिर वर्षा करती है, ठीक है। तो ये मैं बाद में पढ़ाई हूँ, आप देख लेना। संघनित बादल क्या होते हैं, तो निम्न दाब और गहराता जाता है ना, तो ऊपर जब देखिए संघनित होकर, जब नमी संघनित होकर उष्मा छोड़ती है तो निम्न दाब आप बनता है। देखिए समुद्र गर्म हो गया मान लीजिए, तो ये ऊपर भाप बनकर उठता है, तो यहाँ क्या हो गया, लो प्रेशर बन गया है ना, क्योंकि यहाँ खाली हो गया, तो ये और नीचे से आता है और ये फिर वाष्प बन के उड़ते जाता है, तो ये और घन खाली होते जाता है, तो बाहर गर्म हवा यहाँ लेने के लिए और इकट्ठा होती है, तो ये वाष्प और ये एक मिल के एक बवंडर क्रिएट करती है बादल का, और संघनन होकर फिर वर्षा करती है। तो धरती की घूर्णन से भी हवाएं घूमने लगती है और चक्रवात बनता है ना। तो ये देख लीजिए कि क्या क्या रीजन है। इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। आप देख लेना, समझ में आया कि मैं ही समझ रही हूँ, ये भी मैटर करता है ना, कि मुझे लगता है हाँ कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, समझ तो आ रहा है, तो आप बताएंगे मैसेज करके, है ना। तो देखिए जब अभी यहाँ क्या दिखाया गया है कि जो ट्रॉपिकल क्या होता है, समुद्र के ऊपर ही आता है, तो क्या होता है, जब गर्मी के दिन में टेम्परेचर कितना हो जाता है, कम से कम इससे अधिक ही होना चाहिए, इतना से कितना भी 27 डिग्री सेल्सियस से ना। तो जब समुद्र गर्म हो जाता है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये जल वाष्प बन के ऊपर उठने लग गया, ये देखिए ऊपर उठ रहा है ना, तो जो बाहर का हवा भी, तो ये खाली स्थान को घेरने के लिए आएगी ना, तो ये क्या होता है कि एक साइक्लोन का और एक पृथ्वी का घूर्णन गति है, तो वो क्या होता है, एक साइक्लोन का रूप ले लेती है। देखिए ऐसे साइक्लोन का ले लेती है, और ये फिर ऊपर जाके संघनित होकर वर्षा कराती है, ठीक है। अब ये संघनन चक्रवात समझ लिए कि क्या है, और विश्व में चक्रवातों के नाम क्या क्या है। अलग अलग क्षेत्रों में चक्रवातों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे हिंद महासागर में कुछ और बोलते हैं, फिर प्रशांत महासागर में क्या बोलते हैं, ये बहुत पूछता है मिलाने वाले में, तो ध्यान देंगे, ये याद भी रखेंगे कि हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, साइक्लोन चक्रवात ये कहते हैं, उसका क्या क्या नाम, जैसे हुदहुद था, ताउते था, यास था, फानी था। तो अभी देखेंगे ये करंट में जो जो आएगा ना, देखिए नाम से पता चल जाता है, ये फानी, हुदहुद, कौन कौन से चक्रवात कहाँ का आया। ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, अरबियन सी में चक्रवात बोलते हैं ना, तो उसका नाम भी दिया जाता है। क्या क्या रीजन से दिया जाता है मैं आगे बताऊंगी कि कैसे इसका नाम पड़ता है। और जैसे बे ऑफ बंगाल में, तो बे ऑफ बंगाल के क्या होता है, जैसे कि यहाँ इंडिया हो गया, ठीक है, देखिए ये इंडिया हो गया, तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में, तो इधर म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, और इधर इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया। तो एक रोटेशन चलता है कि एक साल कोई तूफान आएगा तो म्यांमार नाम देगा, तो देखिए ना अलग, जैसे हुदूद हो गया, ये पाकिस्तान का शायद दिया हुआ था, या से यमन का दिया हुआ, तो ऐसे करके कुछ ऐसे नाम होते हैं, तो वो देश के वहाँ के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है। तो भारत कभी दे देता है ना, तो ऐसे इसका रोटेशन चलते रहता है, कभी वो देश का बारी आया, कभी वो देश का बारी आया, है ना। तो वही, तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, और नहीं सॉरी, हिंद महासागर और अरब सागर, और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में आने वाले जो तूफान होते हैं, चक्रवात होते हैं, उसे जो आता है तूफान, उसे बोलते हैं चक्रवात, ठीक है।
चक्रवात को क्या बोलते हैं, फानी हुदूद ऐसे। और पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून बोलते हैं। देखिए टाइफून और इसे चक्रवात बोलते हैं जब इधर आएगा तो ये चक्रवात कहलाएगी और टाइफून कहलाता है। ये जो प्रशांत महासागर में आते हैं ना तो कभी कभी पूछ लेते हैं हयान मखदूम, जैसे मखदूम हो गया, हयान हो गया, वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में ना। अब अटलांटिक महासागर में क्या बोलते हैं, तो हेरिकेन। ये पूछता है कि मिलाने में दे देगा कि हेरिकेन, और इधर बोल देगा अटलांटिक महासागर। फिर टाइफून इधर बोल देगा जापान, तो ये टाइफून जापान में मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। और मान लीजिएगा हैती बोल दिया, हैती या फानी। फानी क्या है, फानी है चक्रवात है ना, क्योंकि ये ना करंट, ये जो जब चक्रवात आते रहते हैं ना तो इसके नाम चेंज होते रहते हैं, याद रखिएगा। तो मान लीजिए हिंद महासागर दे दिया तो ये फैनी क्या है, चक्रवात है, तो ऐसे मिलाने के लिए दिया रहेगा। तो जो प्रशांत महासागर पश्चिमी महासागर में आता है उसे बोलते हैं टाइफून, और जो अटलांटिक महासागर में आता है इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से याद रखेंगे, हेरिकेन बोलते हैं, ठीक है। और जो दक्षिण प्रशांत महासागर में आता है जैसे ऑस्ट्रेलिया होगा, फिजी हो गया, न्यूजीलैंड, तो विस्टर्न बोलते हैं, ठीक है ना। साइक्लोन को विस्टर्न बोलते हैं, साइक्लोन विस्टर्न है। और दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर इडाई। तो ये सब याद रखेंगे। ये टाइफून, हेरिकेन और चक्रवात ये बहुत पूछता है, और क्या क्या नाम रिसेंट में जो आया रहता है ना उसके बारे में पूछता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। तो भारत में चक्रवात मुख्यतः बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आते हैं, है ना। क्योंकि देखिए समुद्र चक्रवात कब आता है, जब वो समुद्र का 27 डिग्री से अधिक हो जाता है तापमान, तो वहाँ वो जलवाष्प ऊपर लेके और यहाँ पे लो प्रेशर बना देता है। तो बाहर की हवा जब इसे कवर करने के लिए आती है तो ये और पृथ्वी घूर्णन गति मिलकर एक चक्रवात का निर्माण करती है, ठीक है। और अब इसमें भी पूछेगा कि अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा चक्रवात कहाँ आता है, तो सबसे ज़्यादा बंगाल की खाड़ी में, ये याद रखेंगे, ठीक है। और अरब सागर इसके कंपेयर में इससे कम आता है, ठीक है। अब यहाँ कुछ कुछ कभी कभी पूछ लेता है। देखिए 1999 में उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था, और 13 में फाइलिन आया था, मैं ऐसे रख दी। तो 14 में हुदूद आया था, 2019 में फानी आया था, 2000 अफान और निशा आया था, और एक इसमें ताउते और यास। और अभी देख लेंगे 22 में भी आया है, उसका नाम देख लेंगे आप लोग, है ना। अब देखिए चक्रवात के भी अब ये भी मिलाने में दे देता है। देखिए क्वेश्चन अगर बेसिक सभी आएगा ना तो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जो रुक जाते हैं कि अरे नहीं बना, एक क्वेश्चन के लिए प्री में रुक गया, या फिर एक क्वेश्चन के लिए मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये सब नहीं आएगा। क्योंकि आज छोटे छोटे टॉपिकों पे हम काम करेंगे ना तो हमारा टॉपिक मतलब कि कमांड होता जाएगा, और हम फिर एक भी क्वेश्चन हमसे नहीं छूटेगा, तो फिर हमारा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो बोलता है कि चक्रवात का प्रकार क्या होता है, बेस्ड ऑन स्पीड, है ना, IMD क्लासिफिकेशन। तो बोलता है कि जो चक्रवात के प्रकार होता है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, तो उसको किया जाता है कभी कभी क्या मिलाने में देगा कि डिप्रेशन, चक्रवात की स्पीड 31 से 39 या 50 से, तो डीप डिप्रेशन, तो ऐसे करके मिलाने दे देगा। जब हमें इसे ये पता रहेगा तो हम नहीं ना भूलेंगे जी डिप्रेशन कब आया, 31 और 49 मतलब 50 के कम जब चक्रवात की स्पीड होती है तो डिप्रेशन वाला सिचुएशन होता है ना। और डीप डिप्रेशन में कब जाते हैं कि अरे बहुत डीप, तो 50 से ऊपर जाएगा, 50 जब बुढ़े हो जाते हैं ना तो डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, तो ऐसे याद रखिएगा। तो 50 से 61 के किलोमीटर के पर घंटा, जब किलोमीटर पर आवर में मानते हैं ना, किलोमीटर पर आवर, एक घंटा में कितना किलोमीटर वो कवर करता है, ठीक है। तो आगे देखेंगे साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो ये क्या है, 62 तो नहीं, वो तो साइक्लोनिक स्टॉर्म आया तो वेरी सीवियर आया तो 180 से 85 किलोमीटर पर आवर, देखिए कितना स्पीड है ना। बोला एक्सट्रोमीन सीवियर, तो एक्सट्रोमली मतलब कि एक्सट्रोमेली सीवियर, ये 186 से 200 किलोमीटर पर आवर। और सुपर साइक्लोन, तो कभी कभी देखिएगा कि सुपर साइक्लोन आया था तो इसका स्पीड मिलाने के लिए देगा तो 221 किलोमीटर पर आवर घंटा वो बोलते हैं, से अधिक होता है। तो सुपर साइक्लोन, फिर डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन का स्पीड एक दो बार नजर दौड़ा लेंगे ना तो याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब प्रति चक्रवात देखेंगे कि क्या है, उसी का होगा कि देखिए प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन बोलते हैं। तो प्रति चक्रवात वह वायुमंडलीय स्थिति होती है जिसमें उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। देखिए जब ये यहाँ पे गर्म हो गया, ठीक है, गर्म हो गया तो यहाँ पे ये जब तो ये क्या आ गया कि उच्च दाब, यहाँ उच्च दाब बन गया, तो यहाँ से क्या होगा, हवा ऊपर की ओर उठेगी, ठीक है। तो ऊपर की ओर उठती है तो एक स्पीड होता है, एक पृथ्वी का घूर्णन गति, ये उठ रहा है और ये से मान लीजिए कि आप दौड़ रहे हैं, पीछे से कोई धक्का दे देगा, ठीक है, तो आपका स्पीड क्या होगा, और बढ़ जाएगा ना। तो उसी तरह है कि यहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है, उच्च दाब बोलते हैं इसको, है ना।
ठीक है, तो उच्च दाब बना हुआ है, रेड नहीं अच्छा लग रहा है, दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो इधर क्या है, उच्च दाब ऑलरेडी बन चुका है। यहाँ से जब ये वाष्प बन के ऊपर ऊपर की ओर उठता है, हवा नमी लेके, और इधर से पृथ्वी का गति ये आता है तो इसको और ढकेल देता है, तो इसका स्पीड क्या होता है, और बढ़ जाता है। और ये गोलाई, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन गति क्या होता है, ऐसे होता है, पूर्व की ओर से पश्चिम की ओर, है ना। जानते हैं। तो मान लीजिए कि अभी इधर देख लेंगे कि एंटी साइक्लोन में क्या होता है। तो क्या होता है कि हाँ, तो उच्च दाब क्षेत्र बनता है और हवाएं बाहर की ओर चलती है, इसे चक्रवात का उल्टा कहते हैं। देखिए, चक्रवात में क्या होता है, ऐसे ऐसे घूम के आता है, एक बाउंडर का रूप लेता है ना। और प्रति चक्रवात में क्या होता है, ये ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे फैलेगा, यहाँ खाली होता जाएगा और ऊपर ऊपर बाउंडर 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 ले जाएगा, ठीक है। तो इसमें बादल या वर्षा नहीं होती, बल्कि शुष्क और साफ मौसम मिलता है। तो ये भी बोल सकते हैं कि साफ मौसम चक्रवात में होता है या प्रति चक्रवात में। तो याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो प्रति चक्रवात में वो हाई प्रेशर बनता है या लो प्रेशर। तो इसमें क्या होता है, उच्च दाब बनता है ना। उच्च दाब बन गया, मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत गर्म हो गया, यहाँ पे समुद्र है, ये बहुत गर्म हो गया गर्मी में। तो क्या हुआ कि ये बाहर की ओर हवा उठने लग गया, और एक पृथ्वी का घूर्णन भी आ गया, इसको इधर धक्का देने लगा, स्पीड बढ़ा दिया। तो ये क्या हो गया, हवा और इधर उधर फैल जाएगा, है ना। और ये छितराया सा बॉन्डर बहुत दूर दूर तक फैलेगा, और वो चक्रवात का रूप ले लेगा। तो क्या होगा, देखिए, ये दूर दूर फैल जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इस एरिया में क्या होगा, एक साफ मौसम हो जाएगा, क्योंकि ये उड़ा के ले गया ना जी। ये जो वाष्पति, ये संघनित नहीं हुई, और जो चक्रवात में क्या होता है, वो आ रहा है तो उसको और समेट देता है। तो यहाँ और ये वाष्प जाता है तो कुछ देर में जाके संघनन बढ़ जाता है और वर्षा करता है। और इसको क्या है, ये उठ रही है, और जो पृथ्वी गति है उसको और छितरा देती है, ऐसे ऐसे करके। तो ये बाहर की ओर चली जाती है, तो ये स्थान क्या हो जाता है, ये शुष्क पड़ जाता है और साफ मौसम हो जाता है, इसमें वर्षा नहीं होती है। ठीक है, तो ये देखा अंतर हो जाएगा चक्रवात और प्रति चक्रवात में। ठीक है, ओके। तो अभी और आगे देखेंगे। हम्म, तो इसमें क्या होता है कि वर्षा नहीं होती। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन यहाँ बन जा सकता है कि प्रति चक्रवात में बहुत वर्षा होती है, तो बोलेंगे नहीं, उसमें कट हो जाएगा, so ये ट्रू फॉल्स है ना। तो इसमें शुष्क और साफ मौसम हो जाता है किसी रीजन से। देखिए, उसमें क्या होता है, इस स्थान को ऐसे से कवर करते हैं चक्रवात में ना, और ये बाउंडर लेके ऊपर शुष्क। और प्रति चक्रवात में होता है कि ऐसे उठ रहा है, तो ये जब घूर्णन करती है तो ऐसे छितरा जाता है, तो यहाँ का हवा क्या होता है, शुष्क पड़ जाता है ये स्थान को, तो ये साफ मौसम हो जाता है और वर्षा नहीं लाती है। ठीक है, यही अंतर है। हाँ, अब विशेषता क्या है इसका, ये भी देख लेंगे कि जो दाब क्षेत्र है, केंद्र में उच्च दाब, चारों ओर से निम्न दाब। मान लीजिए कि निम्न दाब, देखिए यहाँ बहुत गर्म हो गया, तो ये गर्म कैसे हुआ, इधर का हवा लेके गर्म हुआ ना। तो जब ये गर्म हुआ, फिर ये जब ऊपर उठता है यहाँ से, तो इधर का कवर करता है, तो फटाफट इधर उधर भाग जाता है लो प्रेशर की ओर। तो ये क्या होता है, छितरा जाता है, और यहाँ वर्षा नहीं होती है, शुष्क हो जाता है और साफ मौसम हो जाता है। और हवा की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में, देखिए उत्तरी गोलार्ध और ये पृथ्वी मान लीजिए, है ना। ये हो गया उत्तरी उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो घड़ी के दिशा में क्या होता है, ये देखिए घड़ी की दिशा कैसे होता है, टिक टिक ऐसे ना, 1 बजा 2 बजा 3 बजा। तो ये पृथ्वी ऐसे से ऐसी की, ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ऐसे ऐसे हवा आता है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी का उल्टा, जैसे घड़ी ऐसे घूमती है तो ऊपरी में ऐसे आ जाएगा, और दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे हो जाएगा। तो ये इधर कुछ चले जाते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, और घड़ी का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध में, ये याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बनेगा, याद रखेंगे। हाँ, कि उत्तरी गोलार्ध में जब एंटी साइक्लोन आता है तो हवा क्या होती है उत्तरी गोलार्ध में, क्लॉकवाइज ऐसे से घूमने लग जाती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और जो दक्षिणी गोलार्ध में हो गया ये एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे घूम रही है तो ये उल्टा घूमने लग गया ऐसे से, है ना। ठीक है, हाँ, फिर हम आगे देखेंगे। आशा करती हूँ अच्छा क्लास लगा होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इससे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको चक्रवात और प्रति चक्रवात से। अब ये इस क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि मौसम का प्रभाव क्या होता है, साफ रहता है, आसमान धूप, शुष्क हवा, ठंडी और गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। अब देखिए, उठेगा तो यहाँ ये लो प्रेशर बनता जाएगा ना, तो यहाँ तो शुष्क हो जाएगा, और क्या होगा, जब यहाँ प्रेशर ज़्यादा रहता है, अब बाहर से जब लो होता है तो वहाँ तो गर्मी महसूस होगा ना जी। तो आकार और अवधि, प्रति चक्रवात कई 100 किलोमीटर तक फैल सकते हैं, कई दिनों तक बने रह सकते हैं। देखिए, वहाँ
वहाँ उसको अगर ये इसका क्या है वो कितना बहुत फैलेगा तो बहुत दूर दूर तक एरिया भी कवर कर सकता है, कई दिनों तक फैला भी रह सकता है। विश्व में प्रमुख प्रति चक्रवात का क्षेत्र, और प्रति चक्रवात अब कहाँ कहाँ आता है कुछ कुछ हम देख लेंगे कि प्रति चक्रवात अक्सर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों और ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखिए प्रति चक्रवात कहाँ होता है, देखिए हाई प्रेशर कहाँ बनता है, जहाँ ठंडा रहता है। तो उपोष्ण उष्ण क्या होता है, देखिए 23.5 डिग्री तक रहता है ना, 23.5 डिग्री तक उष्ण होता है। उसके बाद 66 डिग्री तक उपोष्ण होता है ना। जब हम ग्लोब पढ़ाएंगे ना तो अभी मैं बता दूंगी कि उष्ण और उपोष्ण क्या होता है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी, ये होता है उष्ण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है जी। और साढ़े उत्तरी 66 डिग्री, 66 डिग्री, ठीक है। और नीचे भी दक्षिणी 66 डिग्री, ये होता है उपोष्ण। तो ठंड हमेशा देखिए ये भी क्वेश्चन बन गया ना कि जो चक्रवात प्रति चक्रवात आता है कहाँ अक्सर आता है, तो अक्सर आता है, देखिए अपवाद सभी चीज में होता है, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय। और जो चक्रवात आता है वो उष्ण बंद में आता है। उसका रीजन होता है कि वो दाब कम हो जाता है और यहाँ ठंडा है, तो यहाँ जब गर्म हवाएं यहाँ बनती है तो उच्च दाब बन जाता है। जैसे यहाँ पे ठंडा हो गया तो यहाँ उच्च दाब बन गया, पीछे से इधर आएगा ना कवर करके, तो उपोष्ण में ये क्वेश्चन बनेगा, याद रखेंगे, ठीक है। और ठंडे क्षेत्रों में, ठीक है। तो अभी बोल रहा है कि हॉर्स हॉर्स लैटिट्यूड 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के आसपास, बोल रहे हैं 23.5 डिग्री से इधर रहता है उष्ण। और उसके बाद देखिए मोस्टली क्या होता है, देखिए ये भी पूछ सकता है 66 डिग्री 23.5 से 66 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश डिग्री से उत्तरी अक्षांश, और इतना ही दक्षिणी अक्षांश में। ये क्या होता है उपोष्ण रहता है। तो उपोष्ण में उसमें भी उपोष्ण में सबसे ज्यादा कहाँ बनेगा, 30 23 से ये डिग्री में ना, 30 डिग्री तक ये वाला पोर्शन में, 23 से ये वाला पोर्शन में वो प्रति चक्रवात ज्यादा आता है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से एरिया आता है, अब वो भी तो है ना कि इस एरिया में जो उपोष्ण में सहारा मरुस्थल अफ्रीका में आएगा, अरब के रेगिस्तान आएंगे, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल आएगा, कालाहारी मरुस्थल जो नीचे है देखेंगे यहाँ अफ्रीका है ऐसे वाला, तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका, अटाकामा मरुस्थल कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में है, तो वहाँ भी आता है। तो ये भी पूछ लेगा कि मिला है कि जो कालाहारी मरुस्थल में मोस्टली चक्रवात, तो सामान्यतः चक्रवात आता है या प्रति चक्रवात आता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि उसमें प्रति चक्रवात होता है, क्योंकि वो शुष्क क्षेत्र होता है ना। तो वहाँ पे प्रति चक्रवात आने आता है। अटाकामा मरुस्थल हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल हो गया, अरब का रेगिस्तान, सहारा मरुस्थल, है ना। चलिए, तो इसी वजह से देखिएगा ये मरुस्थल, ये सब ना मरुस्थल हो जाएगा, क्योंकि वर्षा होती नहीं वहाँ पे, शुष्क बना रहता है, क्योंकि उपोष्ण क्षेत्र में आता है ना। तो ये सब रीजन होता है सहारा। जब हम मरुस्थल पढ़ाएंगे ना तो उसको बताएंगे कि क्या क्या रीजन है मरुस्थल बनने का, ठीक है। फिर ठंडे ठंडे क्षेत्र में क्या है, साइबेरिया, शीत ऋतु और उच्च दाब। देखिए साइबेरिया है ना जो रूस का क्षेत्र होता है, रूस का इधर मास्को वास्को के बाद जो इधर बहुत बड़ा जो ऑस्ट्रेलिया है वो साइबेरिया ही क्षेत्र तो है। तो वहाँ क्या है, शीत ऋतु में उच्च दाब होता है। फिर मंगोलिया, मंगोलिया ये लैंडलॉर्ड कंट्री है, ये रूस है, और ये बड़ा सा क्षेत्र है वो मंगोलिया, ठीक है। ग्रीनलैंड और कनाडा उत्तरी भाग, तो ग्रीनलैंड जैसे कि अमेरिका हो गया, ये कनाडा हो गया, और यहाँ पे ऊपर में एक द्वीप है उसे ग्रीनलैंड बोलते हैं। मैप में जब मैं पढ़ाऊंगी तो देख लेंगे। तो ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका ठंडे क्षेत्र में पूछेगा। और शुष्क सहारा हो गया, अटाकामा हो गया, ये सब याद रखेंगे, इसलिए मैं इसमें दे दी हूँ, ठीक है। और ग्रीनलैंड और कनाडा के उत्तरी भाग में, ठीक है, ये प्रति चक्रवात आता है, ठीक है जी। अभी देखेंगे कि समुद्र उच्च दाब क्षेत्र, तो ओशियन हाई प्रेशर जोन में एजोस हाई अटलांटिक महासागर में आता है, हवाई प्रशांत हवाई हाई ये प्रशांत महासागर में है, साउथ पैसिफिक हाई दक्षिणी प्रशांत महासागर में, साउथ अटलांटिक हाई ये दक्षिणी अटलांटिक में, इंडियन ओशन हाई हिंद महासागर में। ये सब याद रखेंगे, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगी कि चक्रवात और प्रति चक्रवात में जब मैं अंतर बता दूंगी ना तो आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। वहाँ पे भी ऐसा मैं बता दी हूँ कि कहाँ कहाँ से हाई प्रेशर किस में बनता है, लो प्रेशर किस में बनता है, और उसका प्रोसेस सारा समझा दी हूँ। अभी मैं थोड़ा अंतर बता देती हूँ कि चक्रवात क्या होता है। देखिए चक्रवात में साइक्लोन और प्रति एंटी साइक्लोन में, ये देखिए ये उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज जाएगा, ये याद रखेंगे। और जो दक्षिणी गोलार्ध है वो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये ऐसे बहेगा और ये ऐसे बहेगा, ठीक है। देखिए पहला क्या अंतर है कि एक निम्न दाब का क्षेत्र होता है, निम्न दाब बनता है ना, तो ये इधर आता है कवर करने के लिए, और ये एक उच्च दाब क्षेत्र में, ये अंतर है, और क्वेश्चन यहीं से पूछता है, ठीक है जी।
ये ध्यान रखेंगे। अब ये पॉइंट नंबर 2 है कि हवा हवा बाहर से भीतर की ओर चलती है। देखिए जब यहाँ लो प्रेशर बनेगा तो ये बाहर की हवा आएगी ना जी, इसको कवर करने के लिए हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा बहती है, हम जानते हैं, है ना। ये सिद्धांत है, उसको कोई बदल नहीं सकता कि दिन में सूरज दिखता है तो दिखता है ना, तो सूर्य हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आती है और हवा भीतर से बाहर की, मान लीजिए यहाँ हाई प्रेशर बना तो यहाँ पे समुद्र का नमी को बाहर ना छोड़ेगा और तो ये बाहर की ओर जाएगा, तो यहाँ हाई प्रेशर यहाँ निम्न प्रेशर, ये अंतर होता है। और ये भीतर की ओर आता है ऐसे ऐसे, देखिए ये ऐसे ऐसे आएगा और ये बाहर की ओर जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। ओके, अभी देखिए उत्तरी गोलार्ध में हवा वामावर्त घूमती है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, देखिए इसके में भी ये दोनों याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, ठीक है। जो साइक्लोन है, चक्रवात है, जो उत्तरी गोलार्ध में क्या करेगा, ये वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज वैसे देखिए उल्टा है, उसमें क्या करता था, इस यही कंफ्यूज करेगा ना कि जो एंटी क्लॉकवाइज में ये सीधा चलेगा, एंटी साइक्लोन है, बट ये हवा उत्तरी गोलार्ध में उल्टा चलेगा, सीधा चलेगा और इसमें उल्टा चलेगा। और यहाँ पे क्या होता है देखिए, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में या दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त में क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे चलती है, तो जो साइक्लोन है दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे चलेगी, ठीक है, और इसमें उल्टा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ये ना क्लॉकवाइज चलेगा, जो एंटी साइक्लोन है क्लॉकवाइज चलेगा, उसमें देख लीजिएगा कि एंटी है, पर यहाँ उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलेगा और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है हवा, ये अंतर है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। ओके, यहीं से क्वेश्चन देता है और कंफ्यूज करता है इसमें। पॉइंट 4 क्या बोल रहा है कि इसमें अक्सर तेज हवाएं, वर्षा, आंधी, तूफान आदि आते हैं। अब ये भी पूछ सकते हैं कि मिलाने दे दिया कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, या फिर क्या बोलते हैं चक्रवात और प्रति चक्रवात, है ना, फिर मिलाने दे दिया, फिर गड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि साइक्लोन में ही हवाएं, वर्षा होती है और आंधी तूफान आता है, और फिर शुष्क और साफ मौसम होता है, जैसे एक रीजन है मरुस्थल बनने का, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब 5 क्या बोल रहा है कि ये मौसम में अस्थिर और खराब बनाता है, ये मौसम को अस्थिर, कभी बारिश हो गया, कभी धूप हो गया, कभी छाया हो गया, ऐसा अस्थिर, और मौसम को स्थिर और शांत बनाता है। अब ये एंटी साइक्लोन क्या करता है कि मौसम को एकदम स्थिर बना देता है कि हाँ शुष्क है तो शुष्क है ना। तो अभी देखिए कि डी, अभी इधर ये मैं दिखा देती हूँ, साइक्लोन में देखिए ये क्या है, हवा इधर की ओर आ रही है ना, और ये पृथ्वी घूर्णन गति, तो ये बवंडर 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 बना रही है, और यह संघनित होकर ये बादल बन रहा है, और फिर बादल बन के ये वर्षा कर रही है ना जी, तो ध्यान रखेंगे। और ये देखिए अब ये बाहर जब हाई प्रेशर बना है तो बाहर ये हवा ऊपर उठते जा रहा है, और पृथ्वी की घूर्णन गति तो ये हवा को मोड़ दे रही है ना, तो ये बाहर की ओर चला जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, शुष्क हो जाएगा ना, ठीक है, तो ये वही है, ध्यान रखिए। देखिए साइक्लोन में तो ये सब ऐसे जाएगा, संघनित होके जो वाष्प है ये साइक्लोन बादल का रूप लेगा, और संघनन होके, संघनन मीन्स जाके ठंडा हो जाना, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में बादल का रूप ले लेता है, क्योंकि भारी रहेगा तो उड़ थोड़ी पाएगा, वहाँ जमा हो जाता है, तो फिर जब ज़्यादा भारी हो जाता है तो वर्षा कर देता है ना। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है कि ये हाई प्रेशर बनता है तो फिर नीचे आ जाता है उसको हवा लेने के लिए, तो यहाँ बादल बन नहीं पाते, है ना, तो ये एक साफ मौसम और शुष्क रह जाता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ का जो है ये बाहर की ओर चला गया, तो यहाँ संघनित हवा लेगा तो बाहर बादल नहीं बनेगा, क्योंकि बाहर का हवा जो नीचे आएगा ना, तो इसलिए बादल नहीं बनेगा, तो यहाँ पे वर्षा नहीं होगी। तो आशा करती हूँ ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा और कहीं दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर एक पॉइंट पे दबाव डाल के और अच्छे से मैं समझाऊँ। तो चलिए तब तक अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखेंगे और पढ़ते रहे। देखिए एक एक टॉपिक छोटा छोटा होता है, पर इसको पढ़िएगा तो वो टॉपिक में कमांड हो जाएगा आपका। यहाँ पढ़िए, फिर इसके ऑब्जेक्टिव बनाइए और फिर बुक्स पढ़िए, फिर देखिए कि आप 99% आप कर पाते कि नहीं। आशा है कि आप 100% भी कर लेंगे, है ना। तो चलिए सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहें। तो तब तक अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें। नमस्कार।